नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑल मॉक बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 11 लेकर आएंगे और इसमें आपका आरबीई, बॉलीवुड और पंडित का बेस्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। हम आपको बता दें कि एसएससी वायरस का ही एक और ऑल्टरनेटिव चैनल है एसएससी दबंग करके, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, अभी हम बॉलीवुड का सॉल्व करेंगे। इसमें है कि एवरेज वेट ऑफ 42 बॉयज डिक्रीज्ड बाय 0.5 kg व्हेन इट वाज डिटेक्टेड। इस बात का ध्यान देना है। जब इस बात का पता चला, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ होगा तभी पता चला है। क्या गड़बड़ हुआ था? गड़बड़ यही हुआ था कि वेट ऑफ वन ऑफ देम वाज टेकन x+24 इन प्लेस ऑफ 60 kg। मतलब एक बंदे का जो था एक्चुअल वजन था 60 kg, लेकिन उसका वजन x+24 गलती से ले लिया गया था। अब इस बात का पता चला तो इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। रेक्टिफाई करने पे अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यही है ना, जो आप गलती से वजन ले लिए थे वो वजन एक्चुअल वजन से ज़्यादा है, तभी तो आप रेक्टिफाई करने में कम करेंगे। ये बात समझ में आ गया। जब हम लाइव मॉक को सॉल्व कर रहे थे तो यही बात समझने में हमें काफ़ी देर लग गया, जिसके कारण अच्छा खासा टाइम इसमें चला गया था। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। तो अभी अगर हम आपसे पूछे कि नेट चेंज कितना हुआ था, नेट चेंज चूंकि 42 लोगों का एवरेज घट रहा है 0.5 से, तो 42 गुना 1/2, मतलब नेट जो है 21 kg का लॉस हुआ था। 21 kg का लॉस कैसे हुआ? आपने ना x+24 लिया। ये x+24 का वैल्यू कितना है? 60+21 हो रहा होगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 57 kg। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 57 kg। देखिए, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि हमने x+24 इक्वल टू 60+21 क्यों लिया। हमें पता है कि x+24 60 से ज़्यादा है। 60 से कितना ज़्यादा है? उतना ही ज़्यादा होगा ना जितने की कमी आई है करेक्शन के बाद। करेक्शन के बाद कमी कितने की आई है? 21 की, इसलिए 21 ज़्यादा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है कि एक शॉपकीपर तेल बेचता है, वो 82 रुपये प्रति लीटर, जो उसे 60 रुपये प्रति लीटर खरीदा था। अब मशीन इसका फॉल्टी है, जो 920 ग्राम ही वजन करता है बेचते थे, मतलब 1 kg की जगह 920 ग्राम। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये लीटर में है, ये लीटर में है, तो फिर ये ग्राम में नहीं होना चाहिए, मिली लीटर में होना चाहिए था, या फिर सबका सब केजी में होना चाहिए, या फिर ग्राम में चलता। कोई बात नहीं, हम मान के चलते हैं कि ये जो आपका यूनिट है, यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो कॉस्ट एंड सेल की बात कीजिए। अगर ये कुछ नहीं भी करता तब 60 का माल ये 82 में बेच रहा था, यहाँ पे इसे फायदे हो रहे थे। लेकिन इसकी जो वेइंग मशीन है ख़राब है, तो इसके घर से गया 920 का सामान और इसे पैसे मिलेंगे 1000 यूनिट के। देखिए, 920 का गया है और पैसे 1000 के मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी फायदा होगा। 10 10 10 10 और 2 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा? और 46 दूना 92 होता है ना, 46 दूना 92, और 2 से ये 5 बार में। फिर 2 से करेंगे, 2 से ये 3 बार में, और 2 से ये 41 बार में। और तो कुछ कट नहीं रहा है। 76 ये 18, 4 3 12 1 13, 138 हो गया। ये हो गया है आपका 205। यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा? देखिए, 62 और 5 67 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 6700 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 138, ये परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए 67 138 है, 100 को 138 से डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार में जाए? 13 25 65, 8 5 40 और 65 और 4 69, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 48 के आसपास आ जाएगा। 4 बार में देखिए, 4 8 32 और 52 और 3 55, 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 6, 6 में से कितना गया? 1 और 1, फिर 0। 8 बार में चला जाएगा, 10 से 80, हाँ चला जाएगा। 80 80 64, 80 के 24 से 6 30, और 8 और 3 11, 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो जो सही आंसर आएगा वो 48.5% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। वैसे एग्जाम में इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए, 5 से जस्ट कम आ रहा है, तो 5 से जस्ट कम एक ही ऑप्शन दिया है, तो 50 से जस्ट कम वही टिक कर लेते। ये जो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक डेक है जिसमें 52 कार्ड से प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि एक कार्ड उठाया तो नीदर स्पेड नॉर फेस कार्ड। अब देखिए, स्पेड कितना होता है एंड फेस कार्ड कितना होता है। स्पेड होता है 13 और फेस कार्ड होता है 3 चौका 12। टोटल जो रही है, टोटल कितना होगा? तो टोटल 13 और 12 मिलकर हो जाएगा 25, लेकिन एक्चुअली में 25 नहीं होगा, एक्चुअली में 22 ही होगा। बोलोगे क्यों? कि ये जो 13 है ना, इसमें 3 फेस कार्ड है,
तो फेस कार्ड को 2 बार काउंट कर लिया हमने, एक तो स्पेड के अंदर काउंट कर लिया एंड दूसरा आपका फेस कार्ड के अंदर काउंट कर लिया, तो टोटल हो गया 22। हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो बोलता है कि ये 22 का 22 नहीं चाहिए, मतलब आपका 52 में से 22 चला जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, तो उससे 30 और ओवरऑल 52, यहाँ से कितना आ गया 15/26, 15/26 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें एक इंसान 15 पेन बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, 17 बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस ऑफ 32 पेन अगर है आपका 1570 रुपये, तो बताना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना। कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने लाइव सोल्यूशन देखा होगा तो इसको हमने जिस मेथड से सॉल्व किया था उस थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया था। अभी देख लेते हैं। एक आइडिया हमें लगा है कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे, कॉस्ट एंड सेल लेके 20% का प्रॉफिट पे बेचा है, तो पहला जो स्लॉट है उसमें 5 का आइटम 6 में बेच रहा है, दूसरा स्लॉट जो है उसमें 4 का आइटम बेच रहा है 5 में। लेकिन पेन तो एक ही है, पेन एक ही है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए था। तो यहाँ हम 4 से गुना कर लेंगे, यहाँ 5 से गुना कर लेंगे, तो ये भी आ गया है 20, ये भी आ गया है 20। कॉस्ट प्राइस दोनों यूनिट का 20 है। सेलिंग प्राइस ये कितना आ जाएगा, 4 के 24, ये आ जाएगा 25। अब देखिए कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट जो है वो कितना है आपका 20। यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस 15 बेचा है 24 के हिसाब से और 17 बेचा है आपका 25 के हिसाब से, यही ना। तो 15 चौका 60, 30, 36 प्लस 17 पच्चे 85 और 34 और 8 42, यहाँ से आ गया 785। 785 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1570, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 40 रुपये प्रति पेन। तो ऐसे करने से थोड़ा हम जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो इंसान हैं, ऑब्जर्व द टॉप ऑफ ट्री एट ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 एंड 30 डिग्री अवे फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स पी एन क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एन क्यू है 60 मीटर, तो बताना है हाइट ऑफ ट्री क्या होगा। अभी यहाँ पे देखिए इसने तो बोला ही नहीं ना, क्या नहीं बोला कि दोनों एक डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन में है, बिल्कुल नहीं बोला है। तो ऐसे केसेज में आप तुक्का लगा के चलेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि दोनों एक डायरेक्शन में है, उससे ऑप्शन मैच कर गया तो वही होगा, अदरवाइज फिर ऑपोजिट डायरेक्शन वाला लेके चलेंगे। ध्यान दीजिए दोनों केस में ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों का दोनों मैच करेगा, किसी एक केस में ही मैच करना। तो पी एन क्यू, ये पी है, पी के पास कितना था 60 डिग्री ना, एन ए क्यू, क्यू के पास कितना था 30 डिग्री, और ये हाइट कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस, अच्छा हाइट ऑफ ट्री निकालना है। ये पी क्यू का वैल्यू 60 दिया है। अच्छा अगर ये हाइट एच माने तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा आपका h/√3, यानी पूरा वैल्यू हो जाएगा h√3। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू कितना आएगा बताइए। केस 1 में पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा कि h√3 में से h/√3 को माइनस करो, क्या आ जाएगा 2h/√3, समझ रहे हैं 2h/√3 आ जाएगा, या 2h/√3, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 60, तो h का वैल्यू कितना आना चाहिए 30√3। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 30√3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो एक केस नहीं होगा। तो केस 2 पॉसिबल है। केस 2 में क्या होगा कि सिनारियो कुछ ऐसा होगा, ये हो गया ऐसे करके, P यहाँ पे होगा, Q यहाँ पे होगा, एक H होगा, ये होगा 60 डिग्री और ये होगा आपका 30 डिग्री। यहाँ पे जब आप PQ निकालोगे ना, तो यहाँ हमने क्या किया था माइनस, इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस मतलब h√3 प्लस h/√3, ये आ जाएगा 4h/√3, और इसका वैल्यू जब आप 60 करोगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 15√3, और 15√3 ऑप्शन में है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि फॉलोइंग टेबल में 60 स्टूडेंट है, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। ये 10 है, ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी है एन, ए कितना हो गया 60, तो हमें n/2 चाहिए होता है, 60/2, ये क्या हो गया 30। जैसे ही ये 30 है, अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 30 ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो ये जो क्लास इंटरवल है इसका जो हाईएस्ट लिमिट है, अपर लिमिट है ना, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो मीडियन क्या हो जाएगा 50। ध्यान दें अगर ये दोनों मैच कर गया तब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मीडियन क्या होगा, उस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये नंबर्स दिया है, अगर इसको हम किसी ग्रेटेस्ट नंबर ए से डिवाइड करें तो हर एक केस में सेम रिमाइंडर होता है, तो हमें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए चाहिए। इधर जो संख्याएं हैं ये है 5852, एक है 6117, एक है 6647।
अगर हर एक केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस ए से डिविजिबल होगा। डिफरेंस क्या होगा देखिए, अगर डिफरेंस निकालना जाए 7 में से 2 गया 5 और 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 265। यहाँ पे आ गया 0 और 4 में से गया 3 और ये 5, तो 265 और 5 तो 30 आ गया। अब जो ए है ना, चूंकि देखिए हमने बोला कि डिफरेंस को भी ए डिवाइड करेगा, हमें ए का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब HCF ऑफ 265 एंड 533, और जाहिर सी बात ये हो जाएगा 265। हमें क्या 265 नंबर चाहिए, बोलेंगे कि नहीं, हमें चाहिए सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा इसका, 5 6 11 2 13, तो 13 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, एक ट्रायंगल है WXY, इसमें A एंड B मिड पॉइंट्स है XY एंड WY का। चलिए XY एंड WY दे दिया ना, हाँ, तो बीच में Y ले लेते हैं, इधर X लिख लेते हैं, इधर W लिख लेते हैं। XY का मिड पॉइंट A है एंड WY का मिड पॉइंट क्या है B, तो हमने A एंड B ले लिया। ध्यान दीजिए ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, मतलब ऊपर नीचे बराबर, इधर भी ऊपर नीचे बराबर। अब बोला है कि WA का वैल्यू दिया हुआ है आपका, तो ये WA हो गया, एंड इसके बाद XV का वैल्यू भी दिया हुआ है। चलो ये दोनों जो है कहीं पे जाके, ये दोनों कहीं पे जाके कहाँ पे कट रहा है, O पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O हो गया है। साथ में ये भी बोला है कि ये एंगल ना राइट एंगल है, तो आपको बताना है WXY जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आपको पता है कि नहीं कि ये दोनों क्या होगा, मीडियन। और मीडियन के केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मीडियन, आपने एक मीडियन इधर ड्रॉ कर लिया, चलो इसको नहीं ड्रॉ करते, एक मीडियन इधर ड्रॉ कर लिया एंड दूसरा मीडियन इधर ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रख लीजिए B, ऊपर A है, C है, G है। ये जो ABC का एरिया होगा ना, ये 3 टाइम्स जो 2 मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल है ना, मतलब मीडियन एंड सेंट्रॉइड से बना हुआ ट्रायंगल, उसका 3 गुना होगा। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब होता है एरिया। ये बात समझ, हमारा पूरा काम है इस एरिया को निकालना। कैसे करेंगे, देखिए OX जो होगा ना, OX यह XB का 2/3 होगा, तो ये वैल्यू कितना होगा, XB का वैल्यू कितना दिया है 5, 15.6, तो 2/3 ऑफ 15.6 कितना हो जाएगा, अगर 5.2 ना, तो ये 10.4 हो गया, ठीक। 100 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ 21.6, कितनी बार में जाएगा, 7.2 बार में, तो ये आ गया 14.4। बस एरिया ऑफ निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYW, ये कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 3 × 1/2, 3/2 हो गया। और दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट ले लेना है। तो OX का प्रोडक्ट हो गया आपका 10.4 एंड दूसरा का प्रोडक्ट हो गया है 14.4। ये कितनी बार में चला जाएगा, 5.2 बार में, तो 15.6, 14.4 को 15.6 से गुना करना है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो यूनिट डिजिट 4 वाला एक ही ऑप्शन है, वही सही होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर एक मंथ में एक फैमिली जो है 30 लीटर मिल्क कंज्यूम करती है, 12 लीटर जूस कंज्यूम करती है। मिल्क का जो प्राइस है वो 30% है जूस का, रिजल्टिंग इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 360 पर मंथ फॉर बोथ मिल्क एंड जूस कंबाइंड। इफ प्राइस ऑफ जूस जो है 15% से इंक्रीज हो गया, व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन मिल्क कंजम्पशन इज नीडेड टू मेंटेन सेम एक्सपेंडिचर ऑफ 360, मतलब एक्सपेंडिचर टोटल सेम होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया है मिल्क और ये ले लिया है क्या, जूस। अच्छा, अभी जो है वो क्या है कि अभी अगर देखेंगे तो मिल्क जो है वो 30 लीटर यूज होता है एंड जूस जो है वो 12 लीटर यूज होता है। प्राइस का क्या सीन है, प्राइस है मिल्क का प्राइस है आपका 30% ऑफ जूस, मतलब ए अगर 10 है तो ए कितना है 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगा कि नहीं। आपको ये समझना है कि ऊपर जो है ना हमने नंबर्स लिखे, अब चूंकि एक्सपेंडिचर सेम होगा, एक्सपेंडिचर सेम होगा, एक्सपेंडिचर सेम का मतलब क्या है कि जूस में जितना इंक्रीमेंट होगा उतना ही डिक्रीमेंट होना चाहिए खर्च। मतलब जूस में मान लीजिए कि ओवरऑल 5 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो मिल्क में 5 रुपये कम खर्चा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में दिया है कि मिल्क का प्राइस चेंज नहीं होगा एंड जूस का प्राइस चूंकि चेंज हो रहा है, तो जूस का कंजम्पशन क्या रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। अब आप बताइए
क्वेश्चन में आगे बोला है कि जूस का प्राइस जो है 15% से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका अगर हम 15% निकालें तो 10 का 15% कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अगर 1.5 तो 1.5 प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया, तो खर्चा में कितना इंक्रीमेंट होगा? खर्चा तो 12 6 18 यूनिट, तो 18 यूनिट जूस में खर्चा बढ़ गया है। अब हमें क्या करना होगा? हमें तो यही करना होगा कि भैया जूस में 18 यूनिट खर्चा बढ़ा है, तो मिल्क में यही आपका 18 यूनिट खर्च कम करना पड़ेगा। बोले कि बात तो सही। 18 यूनिट खर्च करने का मतलब है कि कितना लीटर कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। चूंकि हर एक लीटर का प्राइस 3 यूनिट है, तो हम ये बोल सकते हैं 16 यूनिट ये है आपका प्राइस। इफेक्टिवली 16 नहीं 18 यूनिट है ना, 18 यूनिट प्राइस कम हुआ है, तो 18/3 मतलब 6 यूनिट मिल्क कम करना पड़ेगा। बोले कि ये भी सही है। क्यों? क्योंकि मिल्क का प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, मिल्क का कंजम्पशन को चेंज कर सकते। अब बताइए 6 यूनिट की कमी करनी पड़ रही है 30 यूनिट में, तो गुना का 100 कर देंगे, गया गया 2 बार में, यहाँ से आ गया 20%। अब देखिए ये क्वेश्चन है ऐसे तो सुंदर, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हम क्वेश्चन के इसेंस को नहीं समझ पा रहे। उम्मीद है अभी आप समझ पाए होंगे, फिर भी समस्या है पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए एंड बी ऑल्टरनेट डे काम करते हैं। ए शुरुआत करता है, मतलब पहले दिन ए काम करता है। ए अकेला काम 40 दिन में कर सकता है, अगर दोनों मिलके 191 नहीं, ये 19.1/2 होगा। 19.1/2 डेज कितने दिन में काम कंप्लीट होता है? तो बी अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा? एक बात बताना है आपको, ए एंड बी। ए ने पहले दिन स्टार्ट किया, फिर तीसरे दिन करेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा। अगर 18 दिन काम होता, 18 दिन काम होता तो ए 9 दिन करता, बी 9 दिन करता। 19वां दिन काम गया है, मतलब ए ने 10 दिन काम किया है। ए ने कितना काम किया है? 10 डेज। और बी जो है बाकी का 9.5, मतलब कि 19/2 दिन काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही 9.5 दिन बी काम करता है, और बाकी 10 दिन जो है वो ए काम करता है। चलो, हमें पता है कि ए जो है 40 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 10 डेज में ए कितना काम करेगा? 1/4 वर्क कंप्लीट कर पाएगा। बल्कि ये भी सही है। तो बाकी का 3/4 वर्क कौन किया? बी ने किया है 19/2 डेज में। तो बी को टाइम कितना लगेगा पूरा काम करने में? 3/4 काम करता है 19/2 दिन में, तो एक काम कितना करेगा? जाहिर सी बात है 19 गुना 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 6। तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यहाँ से आ गया 38/3 डेज। तो 38/3 डेज में बी पूरा काम निपटा देगा। समझ गए? अगले पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह पी एंड क्यू एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, क्यू एन आर 12 में, पी क्यू आर मिलकर 6 दिन में, पी एन आर कितने दिन में करेंगे? कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने p प्लस क्यू ले लिया, ये आपका q प्लस आर है, और इधर है p प्लस क्यू प्लस आर। और इन्होंने 8 दिन में किया, इन्होंने 12 दिन में, इन्होंने 6 दिन में। टोटल वर्क सबका एलसीएम ले लेते हैं। 8 12 एंड 6 का एलसीएम आ जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौका 24। अब देखिए जब इन दोनों को आप जोड़ोगे ना, तो कितना आ जाएगा? p प्लस क्यू प्लस आर के साथ एक और q आ जाएगा, इसका वैल्यू है 5। p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू 4 है, तो q का वैल्यू कितना हो गया? 1 का निकल गया, तो p का भी निकल नहीं जाएगा। अब देखो p प्लस क्यू का वैल्यू 3 है ना, नहीं q का निकल गया। हम क्या बात करो, p प्लस आर चाहिए हमें, तो फिर p का वैल्यू कितना हो जाएगा? p प्लस क्यू 3 है, तो p का वैल्यू 2 हो गया। q प्लस आर 2 है, तो फिर आपका r का वैल्यू भी कितना हो गया? 2, माफ़ कीजिएगा 1 हो गया। तो p का इफिशियंसी 1 है, p का इफिशियंसी 2 है, q का इफिशियंसी 1 है, r का इफिशियंसी 1 है। हमें चाहिए टाइम, p प्लस आर मतलब 24 काम, p प्लस आर आ गया 3 के हिसाब से, तो 8 डेज में काम हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज 7 सेंटीमीटर, स्केल ऑफ द मैप इज 1:845,494, एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर कितना होगा? आपको ये समझना है कि इसका मतलब है कि मैं 1:845,494, इसका मतलब आप समझिए कि मैप पे 1 सेंटीमीटर जो है ना, एक्चुअल डिस्टेंस इसको रिप्लेस करेगा। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जैसा
एक्चुअल फिगर है ना उसका सिमिलर फिगर हम बनाते हैं मैप पे, लेकिन छोटा करके बनाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सिमिलैरिटी में जब जूम इन जूम आउट करते हो तो प्रॉपर्टी सेम रहता है, जो साइड का रेशियो है वो चेंज होते रहता है। यहाँ 1 सेंटीमीटर का वैल्यू इतना दिया है, हमें बताना है 7 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा। 7 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, गुना कर लेंगे। 7 चौक 28, 9 सते 63, 2 65, 28 और 6 34, और 35 और 3 38, 28 और 3 31, 56 एंड 3 59, तो 59.18 समथिंग किलोमीटर आ रहा है। सही आंसर हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 44 नेचुरल नंबर क्या होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर तक जाओगे, ये आता है n इंटू n प्लस 1, साथ में आता है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर हमें इसका एवरेज चाहिए तो एवरेज क्या होगा, n संख्याएं हैं तो n से भाग दे देंगे, n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 44 तक चाहिए, तब एवरेज क्या हो जाएगा, 44 प्लस 1 45, 44 दूना 88, 1 89 बटा 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, माफ़ कीजिएगा 3 दूना 6 होगा ना, और 3 से 15 बार में 15 नवा 35 से 120 और 13 133, इसको 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, 1 13, 2 छक्का 12, 1 13, 7.5, 667.5 ऑप्शन है। 14 में है सम ऑफ मनी डबल हो जाता है एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयर। ओके, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट कंपाउंडेड हाफ ईयर। तो देखिए आपको 8 टाइम्स करना है। सिनारियो क्या है कि रेट है, कुछ रेट तो कहीं चेंज हुआ नहीं है। अगर रेट चेंज नहीं हुआ है तो 6 साल में वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आपको ध्यान देना है 6 साल का मतलब, चूंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है तो 12 साइकिल में क्या हुआ है, डबल हुआ है। ठीक, 12 साइकिल में डबल हुआ। आपको चाहिए 8 टाइम्स, तो फिर से डबल एक और 12 में हो जाएगा। आपको 8 टाइम्स चाहिए ना, 8 टाइम्स का मतलब कितना हो जाएगा, 36 साइकिल, और 36 साइकिल का मतलब हो जाएगा 18 ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं पे इसने चेंज किया है नहीं। ठीक है, 12 साइकिल में 2 गुना, अगला 12 मतलब 24 साइकिल में 4 गुना, फिर से 12, 8 गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इसमें नितिन 100 kg चावल लेता है 1100 में और इसे लॉस पे बेचता है, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ एज मच मनी एज ही रिसीव्ड फॉर 20 kg एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द राइस। कहने का समझिए कि 100 किलो इन्होंने चावल लिया है 1000 रुपये 1100 रुपये में, और इसे उतनी ही धन की हानि पे बेचा जाता है जितना 20 किलोग्राम चावल से प्राप्त हुआ। भावनाओं को आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब यही बोल रहा है ना कि 20 kg का जो सेलिंग प्राइस है ना, यही लॉस है। ये कितना है, लॉस है। लॉस इक्वल टू 20 का सेलिंग प्राइस। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, एक बात बताइए। अगर 100 kg चावल आपने बेचा तो 100 kg का सेलिंग प्राइस मिला होगा, बोले कि बिल्कुल सही। नो प्रॉफिट नो लॉस में यह 100 kg के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है, लॉस का मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 100 सेलिंग प्राइस है, ये है 100 कॉस्ट प्राइस, कितना कम होना चाहिए, जितना का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है 20 SP का, ये 20 SP ये हो गया। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होना चाहिए था, 20 SP लॉस है, लॉस कम गया, तो ये 120 SP का वैल्यू आ जाएगा आपका 100 CP। तो SP बाई CP का वैल्यू कितना है, या CP बाई SP अगर लिखेंगे तो 20 छक्का 20 से 20 25 100, तो 5/6 आ गया, ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या बताना है कि उसने एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द राइस, पर केजी कितना था। तो कॉस्ट प्राइस अगर आप देखोगे ना तो CP है आपका 11 रुपये प्रति केजी, तो 6 का वैल्यू कितना है, 11 रुपीज़ 11, तो हमें 5 का वैल्यू बताना। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 66 बटा 66 बटा नहीं 55/6 ना, 55/6, और 9 या 54 और 1 55.1 और 6 5 35 66 36, 9.166 करके आ रहा है। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि XY
एक्स नॉट इक्वल टू वाई दिया हुआ है, ये 2 डिजिट प्राइम नंबर है, ओके, एंड वाई एक्स इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, देन सम ऑफ ऑल सच नंबर्स क्या होगा, मतलब संख्या एंड इसका जो व्युत्क्रम है दोनों है आपका प्राइम नंबर। तो एक बात तो तय है, इसमें हम वही प्राइम नंबर लेंगे जिसका दोनों संख्याएं जो क्या हो या दोनों डिजिट क्या हो, ऑड हो। इवन वाला तो काम नहीं कर सकता। तो एक जैसे हमने लिया 11, 11 चलेगा, बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि 11 में एक्स एंड वाई दोनों बराबर होगा। 13 चलेगा, चलेगा। एक 13 है, इसका उल्टा कितना है, 31। चलो हो गया। इसके बाद 14 नहीं 17 चलेगा, बोले कि 17 भी चलेगा, इसका उल्टा कितना है, 71, दोनों प्राइम है। 19 चलेगा, बोले कि नहीं, 19 का उल्टा 91 है, 91 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 13 7 91 हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया यहाँ पे। फिर 20 वाला तो चलना नहीं है, फिर 30 से स्टार्ट करते हैं। 31 चलेगा, 31 को तुमने पहले ही ले लिया, 31 33 35 37, 37 वाला चलेगा। 37 का उल्टा कितना होता है, 73, ये चल गया। फिर 39 93, ये तो नहीं होगा। 4 वाला तो आएगा नहीं, 5 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 वाला का जब उल्टा करेंगे, जैसे मान लेते हैं 53 है, 53 का उल्टा 35 आएगा, चूंकि यूनिट डिजिट 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। फिर 6 वाला होगा नहीं, फिर 7 वाला देखेंगे, तो 7 वाला क्या होगा, 71 होगा, ये हो गया है, 73 होगा। फिर 75 नहीं, 77 नहीं, 79, एक है 79, इसका उल्टा है 97 है, ये चलेगा। फिर 8 वाला तो कोई आएगा नहीं। 9 वाला आने का सवाल है क्या, तो बोले कि 9 वाला में से 91 तो होगा नहीं, 93 भी नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 97 को हमने काउंट कर लिया, बस काम खत्म, पैसा हजम। अब होता क्या है, जैसे देखिए, हमें इसका चाहिए सम, तो सम कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका है 7 1 8 और 7 1 8, मतलब आपको देखना है कि संख्याओं का सम कितना आ रहा है, डिजिट का सम। जैसे ये 4 है ना, तो 4 को 11 से कर लेंगे तो 44 आ जाएगा। ये 8 है तो 88 आ जाएगा। ये 10 है तो ये 110 आ जाएगा। ये 16 है तो 176 आ जाएगा। समझ गए? तो सम कितना है, 8 4 12 6 18, फिर 7 1 8 8 16 4 20 1 21 और 2 2 4, 418 सम आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि कौन कथन सही है। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इफ इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर प्रति घंटा, देन अपस्ट्रीम वाला होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सही है? अगर डाउनस्ट्रीम वाला 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो देखिए एक्स का वैल्यू 8 है, तो वाई जो है वो हो गया है आपका 4, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू 10 नहीं 12 होगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि ए जो है पॉइंट पी से 8 बजे स्टार्ट करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बी स्टार्ट करता है पी से 10 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दोनों 2 बजे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये बी जो है ना, ये 10 बजे स्टार्ट किया, मतलब 10 AM में ना, तब तक जो है ए कितना चला गया होगा, ए 2 घंटे चला गया 50 की रफ्तार से, मतलब ये 100 किलोमीटर पहले ही आगे हो गया। अब ए की रफ्तार है 50 किलोमीटर पर घंटे एंड बी की रफ्तार है 75 किलोमीटर पर घंटे। एक बताइए, जो रिलेटिव स्पीड है ना, ये कितना हो गया 25 किलोमीटर पर घंटे, तो मिलने में टाइम कितना लगेगा 100 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, बोलेंगे कि 4 घंटे। तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 2 बज जाएगा, तो 2 बजे मिल रहा है, हाँ 2 बजे मिल रहा है, तो ओनली 2, केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये दिया हुआ है, हमें कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा चाहिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है आपका 4 कॉसेक थीटा। समझ गए? ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया है आपका 1/2, मतलब थीटा है 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है, तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा, 2 होगा ना, हाँ कॉसेक तो 2 होगा। आंसर 2 + √3 ऑप्शन में है तो ठीक है। आगे देखिए 19 में ए वैल्यू दिया, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ना बहुत सॉल्व किए होंगे। अब देख लीजिए, हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को अगर हम ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ गुना करें, तो ये आता है a⁴ प्लस b⁴ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमें यहाँ से ना ये वैल्यू पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका मान दिया है 133 और इसका मान दिया है 19। 19 से 7 133 होता है, 9 7 63 60 63 63 9 7 63 70 63 133। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू आ गया है 7।
अब आपको जो कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है ए प्लस बी बाई ए बी। कैसे कर लेंगे? इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 12/2 6। ए बी का वैल्यू 6 आ गया है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 13। यहाँ से ए प्लस बी माइनस 2 ए बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी का वैल्यू 13, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ए प्लस बी 5। तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो कितना आ गया 5/6। ऑप्शन है। तो तुक्का मार सकते थे क्या, एक को 3 और एक को 2 मान लेते तो हम मार सकते थे, लेकिन उतना सोच नहीं पाए। अगर आप सोच पाए तो और जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इसका वेरिएंस चाहिए। एक होता है वेरिएंस, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस के लिए हमें क्या करना होता है, पहले मीन निकालना है, फिर मीन डेविएशन निकालना है, नहीं मीन निकालना है, फिर मीन का, हाँ मीन डेविएशन को स्क्वायर करके एवरेज निकाल देना, वही बात। इसका मीन कितना होगा, सबसे पहले ना इसको आप अरेंज कर लीजिए सुंदर। सुंदर से अरेंज क्या करना, एक्स बार निकाल ही लेते हैं। एक्स बार कितना होगा 15 12 37 37 27 64 11 75 9 84 105 और 105 एंड 14 हो जाएगा 119 और ये हो जाएगा 128 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 16 28 से तो 16 हो गया। अब आपको चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो देखो 15 में से 16 1 आ गया और ये आ गया 36 आ जाएगा, ये आ गया 11 का 121 आ गया, 5 से आ गया 25, 7 है ना तो ये आ गया 49 और 21 है, 21 दो बार है, नहीं 1 11 था, 21 का भी 25 ही आएगा ना, और 14 का आ जाएगा 4 और ये आ गया 49। हमें जो इसका एवरेज होगा ना वही वेरिएंस हो जाएगा। तो वेरिएंस क्या हो गया, टोटल 8 से डिवाइड करना है, सबको जोड़ लीजिए। 9 4 13 5 18 9 27 5 32 33 34 अच्छे 40 बचा 4 4 8 2 10 4 14 2 16 2 18 3 21 बचा 2 और 1 3। तो 800 का 32 8 के 24 7 8 8 64 6 68 56 4 5 38.75 आ गया। अगला देखेंगे 21 में है कि साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑफ फर्स्ट। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन देखो कैसे सुंदर है, बताते। यह बोल रहा है कि जो फर्स्ट डाइस है ना, दो डाइस है, एक D1 है एक D2 है। D1 पे आना चाहिए इवन नंबर, समझ गए। D2 पे क्या आना चाहिए, बोला कुछ भी। D2 को तो कुछ भाव ही नहीं मिल रहा है, D2 पे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। तो जब दूसरे डाइस पे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क नहीं पड़ता का प्रोबेबिलिटी होता है 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा कि पहले पे इवन नंबर आए, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा और दूसरे पे कुछ भी आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। समझ गए, उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी आपका 1/2 इसीलिए है क्योंकि ये जो D1 है ना यहाँ पे 2 4 6 ये इवन नंबर है। टोटल संख्याएं कितनी होंगी 6 और 2/6 सॉरी 3/6 हो जाएगा आपका 1/2। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। नंबर 22 में है कि एक बैग में 6 रेड 4 व्हाइट 8 ब्लू बॉल्स है, 3 बॉल को रेंडमली ड्रॉ किया गया। इस बात की प्रायिकता क्या है कि 1 रेड 1 व्हाइट 1 ब्लू हो। अब देखो आपके पास टोटल संख्याएं कितनी हैं 8 6 14 4 18। 18 में से आप 3 निकालोगे, बोले कि बिल्कुल सही, तो 18C3 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि एक रेड होना चाहिए, तो 6C1 से एक रेड आ जाएगा, 4C1 से एक वाइट आ जाएगा एंड 8C1 से क्या आ जाएगा, एक ब्लू आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 × 4 × 8 एंड नीचे आ जाएगा 18 × 17 × 16 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है 76 18, फिर 8 दूना 16 3 दूना 6, तो 4/17 करके आ रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर में दिया है कि एक PQR इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसका साइड है 24, S एंड T मिड पॉइंट्स है। इसका मिड पॉइंट्स ऑफ साइड PQ एंड PR। तो यहाँ पे P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, PQ का S है एंड PR का क्या है T। अब जो शेडेड एरिया है हमें इसका रीजन चाहिए, शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों क्या हो गया आपका मीडियंस हो गया, मीडियन जहाँ पे कट किया ये क्या हो गया सेंट्रॉयड हो गया।
तो दो साइड मतलब दो वर्टेक्स एंड सेंट्रोइड, इसके बीच का जो एरिया होता है ये होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 24 इंटू 24, तो 12 दूना 24, तो यहाँ से आ गया 48√3। 48√3 ऑप्शन है बी हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इक्वल टू AC है। अब देखिए AB इक्वल टू AC हम ऐसे बना लेते हैं, ABC, ठीक है। एंड एक सर्कल ड्रॉ किया है जो थ्रू B जो AC को D पे टच करता है, B से जा रहा है, AC को D पे टच किया है, AC को कहाँ पे टच किया है, D पे टच किया है, और AB को P पे कट किया है। चलो समझ गए, बहुत पास पास है लेकिन जो है सो है, ये आपको समझ लेना है। अब इफ D इज मिड, क्वेश्चन में दिया D AC का मिड पॉइंट है। अब इसमें तो नहीं दिया लेकिन मिड पॉइंट मान लेते हैं, A x है तो A भी क्या हो गया, x हो गया। ओके भैया, AP का वैल्यू 7.5 है तो हमें AB का वैल्यू बताना, क्या ये होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, हमने CD का वैल्यू x मान लिया तो AD का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, x। अब देखिए AP का वैल्यू 7.5, आपको बताना है कि क्या एक ऐसा सिनेरियो आपको दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, सर्कल है माफ कीजिए, और बाहर से आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ से आपने एक सीकेंट भी ड्रॉ किया, ये P है, ये A P है, ये T मान लेते हैं, A है, ये B है। तो आपको पता होगा ना कि PA इंटू PB का जो वैल्यू होता है ये PT² होता है, बल्कि बिल्कुल पता है। यहाँ PT का काम कौन कर रहा है, PD कर रहा है, मतलब AD। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो AD का स्क्वायर है ना दोस्त, यह AP इंटू AB के बराबर होगा। AD का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, AP का वैल्यू 7.5 है एंड AB का वैल्यू कितना है, 2x है। गया गया, x का वैल्यू कितना होगा, 7 दूना 14, 1 15। अगर x का वैल्यू 15 है तो AB जो है आपका 2x है, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो समझ गए, आगे चलिए। 25 में है आपका कि कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर ऑफ अ रूम, ओके, एट द रेट ऑफ पेविंग होना चाहिए, पक्का करना, चलो ठीक। 320 मीटर स्क्वायर का है 80,000। हाइट ऑफ रूम जो है वो 12 मीटर है, ओके। एंड लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ है आपका 5:2। हमें बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स ऑफ द रूम इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल इज 115 रुपये पर मीटर स्क्वायर। और ये दिया हुआ है कि जो रूम है क्यूबॉइडल है। जो वॉल है, वॉल का एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, जो बेस का पेरीमीटर ले लेना है और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल का एरिया का मतलब होगा कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए होगा। अब आइए यहाँ पे, ये जो बोल रहा है कि बेस का एरिया कितना होगा, देखो एरिया ऑफ बेस। एक क्वेश्चन बहुत ही सुंदर लग रहा है हमें। टोटल खर्चे हैं 80,000 और 1 मीटर स्क्वायर का लगा था 320 रुपये। गया गया, 16 दूना 32, 16 पचे 80, 500। ये कितनी बार में चला जाएगा, 250 बार में। तो एरिया ऑफ बेस हो गया 250। आपको दिया लेंथ एंड ब्रेथ जो है इसका रेशियो है 5:2। मतलब यहाँ अगर हम एरिया निकालने जाएं तो एरिया हो जाएगा 5 दूना 10 के स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना है 250। तो के का वैल्यू हो जाएगा 5। के कहाँ से आया, हमने एल को 5 के एंड ब्रेथ को ले लिया है 2 के। इसका पेरीमीटर कितना होगा, क्योंकि आपको तो पेरीमीटर लगेगा ना, पेरीमीटर 2 इंटू एल इन प्लस बी होता है। तो 5 दूना 7 दूना 14, 5 + 2 7 दूना 14, 14 के होगा। 14 के का मतलब हो गया 70। तो 70 मीटर जो हो गया ये हो गया है इसका पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ वॉल्स कितना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, देखिए पेरीमीटर तो हो गया 70 मीटर, इसको आप हाइट से गुना कर देंगे तो ये आ गया 7284, 840 मीटर स्क्वायर हो गया। अब खर्चा कितना होगा, मतलब कॉस्ट, एक का है 115 और गुना 840 करना पड़ेगा। तो चलिए 0, 115 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 460, मतलब बच गया 46। और 8 से करेंगे तो 920, 920 में अगर 46 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 966, 966। तो 96600, ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि ए जो है 2/10वां काम 4 घंटे में कर सकता है, बी 2/5वां काम 5 घंटे में कर सकता है। तो सबसे पहले ये पूरा काम कितने में करेगा ये निकाल लेते हैं। 2/10 काम करेगा 4 आवर्स में, मतलब
पूरा काम करेगा 20 आवर्स में, तो 20 का 2/10 आ गया ना, हाँ बिल्कुल सही। बी है 2/5 करेगा 5 में, तो पूरा करेगा 25/2 में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क मान लेना है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं 20 25/2 का, 100 ही ले लेते हैं, तो 20 का 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 8, समझ गए। चलिए, अब दिया है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे में 13/20वां काम कर पाएंगे, टाइम निकाल लीजिए। तो 100 का 13/20वां काम करना है और दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 8 और 5 13, तो आंसर आ गया 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में ऑप्शन नंबर ए। 27 में ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें x/a प्लस c/z निकालना है। अगर x/a निकालना है, c/z z निकाला, तो सीधे निकाल लेते हैं। पहला जो इक्वेशन है वो ab प्लस xy माइनस xb इक्वल टू 0 दिया है। आपको x/a चाहिए ना, तो x/a का वैल्यू कितना हो गया, x कॉमन लेंगे तो b इधर जाकर माइनस b हो जाएगा और ये बच जाएगा y माइनस बी, जिसे हम b डिवाइडेड बाई b माइनस वाई भी बोल सकते हैं, चलेगा। सेकेंड जो इक्वेशन है उससे हम c/z निकाल लेते हैं। ये दिया है bc प्लस yz माइनस cy इक्वल टू 0। c/z के लिए यहाँ पे c कॉमन लेंगे तो c टाइम्स b माइनस y का वैल्यू कितना आ जाएगा, yz माइनस में, तो c/z का वैल्यू आ गया y डिवाइडेड बाई y माइनस बी। या फिर ऐसा कीजिए ना, इसको माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी माइनस वाई लिखिए। अब देखो आप x/a प्लस c/z का वैल्यू कितना हो गया, न्यूमरेटर भी b माइनस वाई, डिनोमिनेटर भी b माइनस वाई, तो आंसर आ गया 1 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। 28 में है कि अगर हमने ऐड किया है स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर। एक पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर हम xy ले लेते हैं। अब xy जो है वो उसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिससे पता चले प्रोडक्ट नहीं है। xy की जगह आप ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ए बी सुंदर लग रहा है तो ए बी हमने लिख दिया। क्वेश्चन में बोला है कि टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब ए बी के साथ आप टेंस मतलब इकाई दहाएंगे, ए स्क्वायर को जोड़ोगे तो आपको 33 मिलेगा। दूसरे पार्ट में बोलता है स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, मतलब बी स्क्वायर, इसको अगर आपने ए बी के साथ जोड़ा है तो वैल्यू कितना आएगा 88। अब इसको सॉल्व करना मतलब आसानी है, वी शैल गेट 88 है। इसका ना आप रेशियो ले लो। अगर आप रेशियो लोगे ना तो रेशियो से पता चलेगा कि a/b का वैल्यू कितना है, 3/8। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन हो गया। बोलोगे कि कैसे सुंदर हो गया, है ए 2 डिजिट नंबर, ए 3 का मल्टीपल होना चाहिए, बी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। बी 8 का मल्टीपल तो बी को 8 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 8 का दूसरा मल्टीपल देखें तो 8 16 हो जाएगा। 16 तो सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। हेंस ए का वैल्यू आ गया 3, बी का वैल्यू आ गया 8, तो संख्या अपनी थी ए बी का मतलब हो गया 38। तो 38 ऑप्शन में दिया है, यही सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। 29 में दिया है कि सम ऑफ मनी को लेंट आउट किया गया है और एट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम, कंपाउंडिंग एनुअली फॉर 2 ईयर्स, इट वुड फेच 4097 मोर इंटरेस्ट अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो, तो फाइंड सम बता। कोई बात नहीं, आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं। पहले केस में आर इफेक्टिव हो जाएगा आपका 44%, डायरेक्टली लिख दे, नहीं लिखते। 20 प्लस 20 प्लस 20 का स्क्वायर 400/100, तो यहाँ से आ गया 44%। हम आपको बता दें हमने किस फॉर्मूले का यूज किया है। आर इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है x जोड़ y जोड़ xy/100, एक कोई भी सक्सेसिव चेंज होता है उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं। ये तो केस 1 हो गया। केस 2 में जब कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, कंपाउंडिंग POUNDING, कंपाउंडिंग क्या है, एनुअली। तो एनुअल कंपाउंडिंग में क्या हो गया, अब 4 साल हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका क्या 10%। आर इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, हमें पता है 10% का 2 साइकिल में हो जाएगा 21%, ये 21 जोड़ 21 जोड़ 441/100, ये आ गया है 46.41%। यही जो डिफरेंस है इसकी बात कर रहे थे। डिफरेंस कितने का आया है, डिफरेंस आया है 2.41% का, जिसका वैल्यू दिया है 4097। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1700।
तो 100% कितना आ गया जो दिया है 17, 2 जीरो पे 2 जीरो और। अगला देखिए 30 में है कि एक लड़के ने 2 कार बेचा है सेम प्राइस पे, एक पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल बंदे को 12% का लॉस हो गया पूरे ट्रांजेक्शन में। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस अकर्ड इन सेकंड कार। कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे। दोनों कार को सेम प्राइस पे बेचा है, चलो एक कॉस्ट एंड सेल ले लेते हैं। पहले कार पे चूंकि उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब वो 10 का आइटम 11 में बेचा होगा। क्योंकि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो जो दूसरा कार है उसको भी 11 यूनिट में ही बेचा होगा। हमें इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लिया है ए, दिक्कत नहीं है। अब देखिए ओवरऑल उसे 12% का लॉस हो रहा है। 12% लॉस का मतलब क्या है, कि अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले, 12% का मतलब 4×3 3/25, तो 25 का आइटम वो 22 में बेच रहा है। यहाँ पे अगर आप कॉस्ट सेल एंड कॉस्ट का रेशियो देखोगे तो कितना है, 11 दूना 22 का आइटम 22 में बेचा है और इसने 10 प्लस ए में खरीदा है। इसका वैल्यू कितना हो गया 22/25 गया ए का वैल्यू आ गया 15। तो अब आप खुद देखो 15 का मान लेके अब अगर आप 12 में बेचोगे, कॉस्ट एंड सेल जो है 15 का मान लिया है और सॉरी 11 में बेचोगे तो 4 का नुकसान होगा, परसेंटेज का नुकसान हो जाएगा 400/15, ये 80/3 ना, 3026 78 26.66% हो गया। अच्छा एक और बात बताते हैं, अब देखिए आप सब अलग अलग फील्ड से, अलग फील्ड मीन्स अलग अलग जगह जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज होगा, कोई किसी का लैंग्वेज हिंदी होगा, किसी का गुजराती, किसी का बंगाली, असमीज। तो हम आपको बोलेंगे कि अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है ना, तो आप जो रीजनल लैंग्वेज है ना उसमें टेबल पर हो। जैसे अगर हमें 13 × 9 117 बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 13 व 17 से वो हम जल्दी बोल देंगे। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में कैलकुलेशन करते हो तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, ये मेरा मानना है। आगे चले 31 में दिया हुआ है कि एक सम ऑफ 1540 को डिवाइड किया है ए बी सी में, ताकि ए को 2/9 हिस्सा मिलेगा एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। ए बी प्लस सी 2/9, मतलब ये 2 हो गया, ये 9 हो गया। 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 330। अच्छा सी को बताना है, एंड बी जो है ए प्लस सी का 3/11 हिस्सा ले रहा है, बी ए प्लस सी का 3/11 हिस्सा ले रहा है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे टोटल कितना रहा है 9 2 11 और यहाँ पे 11 3 14, टोटल तो सेम ही होना चाहिए था। तो दोनों को सेम करना है, 11 एंड 14 को सेम करना है, तो एलसीएम 154 हो जाएगा। 154 बनाने के लिए इसको 14 से गुना कर लेंगे, 14 दूना 28 एंड 14 9 26 से, और इसको हम 11 से गुना कर लेंगे, 11 3 33, 11 11 21 से 121 हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया 28, बी का वैल्यू कितना आ गया 33, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, हम 121 में से 28 घटा देते हैं तो 94 आ जाएगा ना, 93 नहीं आएगा, 93 आएगा, 93 एंड 21 28 9 2 11 12 121 हो गया, 3 3 6 14 9 3 12 2 14 15, चलो ठीक है। अब देखिए 154 यूनिट का जो वैल्यू है 1540 है, तो 93 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 930, तो सी को कितना मिला है 930, ऑप्शन नंबर सी। और 32 में है कि ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ अन इक्वल साइड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही आसान सा सवाल है। ये हो गया आपका ए बी सी, ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि अनइक्वल साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हालांकि हमने डायग्राम सुंदर नहीं बनाया, लेकिन समझ लीजिए ये दोनों इक्वल है मान के चलते हैं। तो जो परपेंडिकुलर है ना, ये आपका कितना है 12, इधर ए होगा, इधर ए होगा, ए बी होगा, ए बी होगा, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 2a प्लस 2b का वैल्यू 48 है, तो ए प्लस बी हो जाएगा 24। एंड अच्छा यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 144, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 को 24 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो कितनी आसानी से, बी का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। ए 12 हो जाएगा, ए 9 हो जाएगा, ए भी 9 हो जाएगा, और ए 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बताओ 30 18 तक। हाँ सुंदर हो गया। आपको एरिया चाहिए, एरिया कितना हो गया 1/2 गुना 9 दूना 18 गुना 12, 18 छक्का, टोटल से 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर ऑप्शन नंबर में मिस्टेक हो गया,
34 में दिया है कि एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन क्लास जो है वो 57.8 था। सम कितने स्टूडेंट है पता नहीं, 6 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 63.4 kg है वो ज्वाइन करते हैं, क्लास का एवरेज जो है 0.42 से इंक्रीज कर जाता है। तो पहले n लोग थे, इनका एवरेज था 57.8 kg। यहाँ पे आप नंबर एंड एवरेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 6 बंदे आते हैं और जिनका एवरेज वेट है 63.4 kg। अब नेट इंक्रीमेंट हुआ है, देखिए जो डेविएशन है ना, वो डेविएशन कितने का हुआ है। हर एक बंदा कितना लेके गया, 14 में से 6 8 गया 6 और 12 में से 7 गया 5.6 kg ज़्यादा लेके आए हैं। तो 5.6 इंटू 6 ये नेट डेविएशन हो गया। तो चेंज इन एवरेज जो होगा ना वो कैसे होगा, ये 6 इंटू 5.6 इतना का जो हुआ है ना, इसको आप टोटल लोगों में डिवाइड करोगे, टोटल लोग है n+6 और ये जो यूनिट आएगा वही चेंज लेके आएगा। तो चेंज हुआ है 0.42 kg का। तो 6 7 42 0.07 और n+6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 80, n का वैल्यू कितना आ गया 74 ऑप्शन में दिया है इनिशियली, हाँ है। तो अगला देखेंगे 35 में सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट इज 3.2 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये p/5 है सिंपल इंटरेस्ट, तो p होगा और टाइम का 3.2 टाइम्स है रेट, ये हो गया 3.2t इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। गया 5 से 20 बार में, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 2 से 100 बार में एंड 16, टी का वैल्यू आ गया आपका 10/4। इसे आप 5/2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 10/4 चलेगा। टाइम तो हमें पता चल गया। क्या यहाँ से हमें रेट पता चल जाएगा, बल्कि क्यों नहीं, बिल्कुल पता चलेगा। रेट जो है 3/2 टाइम्स है 3.2, तो 3.2 इंटू 10.4 मतलब 8% हो गया। अभी रेट 8% है। क्वेश्चन के अगले पार्ट में रेट को आपको 4% से इंक्रीज करना है। तो आर न्यू जो है ना, आर न्यू 8 + 4 हो जाएगा 12%। तो आपको बताना सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 7500 का 4 साल के लिए। ऐसा ही निकाल लो, कितना आ जाएगा 7500, अब बच्चों का 48%, 4 साल में तो 48 हो जाएगा। तो 0 0 गया कर लेते हैं। 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 और 20 = 76 एंड 4 = 80 और 7 × 4 = 28 8 36 3600। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में है कि एक ट्रायंगल दिया है PQR, तो बना लिया। P हो गया, Q हो गया, R हो गया। इसमें Q का वैल्यू कितना है 75 डिग्री, R है आपका 55 डिग्री। ओके, S एंड T पॉइंट्स है PQ एंड PR पे। PQ पे S है एंड PR पे क्या है T। चलो T ले लिया। सच दैट STR का वैल्यू 105 डिग्री है। STR ये वाला एंगल हो गया 105 डिग्री। अच्छा, इधर 105 डिग्री है, तो इधर जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये तो 55 डिग्री हो, 55 नहीं 75 डिग्री हो जाएगा ना, मतलब कि हाँ 75 डिग्री हो जाएगा। अब देख लेते हैं। एंड रेशियो ऑफ QR एंड ST का वैल्यू 7:5 दिया है, मतलब ये 7 यूनिट है तो ये कितना है 5 यूनिट। PQ का वैल्यू कितना दिया है 23.8, ये वाला है 23.8। तो आपको PT का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कौन कौन सा। एक ट्रायंगल होगा PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल P। अब देखिए कैसे सिमिलर हमने बोला। P क्या आ गया, ये जो ट्रायंगल है ना PQR, चलो ठीक है इसको ध्यान से देखो। PQR में एक एंगल कितना है 75 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल आपको PTS दिख रहा है जिसमें ये एंगल 75 डिग्री, बोले कि बिल्कुल सही। और P तो दोनों में ही कॉमन है, तो दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे P। Q का वैल्यू 75 है, T का वैल्यू 75 है, तो PT हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा S हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि PQ/PT का जो वैल्यू है ना दोस्त, ये आपका आ जाएगा QR/TS के बराबर। और QR/TS कितना है, ये 7 है तो ये 5। PQ का वैल्यू कितना है 23.8 और PT आपको निकालना है, ये 7/5 है। 7 या 21.2 मतलब 3 माफ कीजिएगा 3.4 यहाँ 3.4। तो PT का वैल्यू कितना हो गया 5 का 20 15 2 17 17 सेंटीमीटर ऑप्शन है, बिल्कुल है, यही होगा। अगला देखेंगे 37 में एक 3 डिजिट का नंबर है सच दैट
रेशियो ऑफ इट्स यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट एंड 100 डिजिट है 1 2 3। यहाँ पे होता है यूनिट, ये होता है 10वां, ये होता है 100। यूनिट डिजिट 1 है, ए है 2 है, ए 3 है। चलो ठीक है। द सम ऑफ दिस नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग, रिवर्स जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसका जो सम है ना, सम कितना आ रहा है, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। यही आ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सम है ना वो 1332 है, मतलब इसको 3 से गुना करेंगे तो 1332 आ जाएगा। अगर 3 से गुना करने पे 1332 आ रहा है तो हर एक संख्या को 3 से गुना कर देना पड़ेगा। एक कितना आ जाएगा, एक की जगह 3 आ जाएगा, 2 की जगह 6 आ जाएगा, 3 की जगह 9 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिमाग तो लगा है, मतलब थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही लगा है कि जो मल्टीप्लायर है वो 3 आ रहा है और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हर एक डिजिट है वो यूनिट डिजिट में, सिंगल डिजिट में ही रहना चाहिए था। अगर मल्टीप्लायर 4 आ जाता तो घोटाला हो जाता, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12 आ जाता। 12 तो एक डिजिट नहीं है ना। तो जो नंबर है ना वो नंबर कितना आ जाएगा, हमें क्या बताना है, नंबर आ जाएगा 963। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, एक ऑप्शन आपको 369 भी दिख रहा है, 369 को टिक नहीं करेंगे। ये लोगों ने चालाकी किया है कि यूनिट डिजिट पहले दिया है, यूनिट डिजिट का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो 1 का मल्टीप्लायर क्या था 3, फिर 2 फिर 3। जल्दीबाजी में आप 369 लेके चल सकते, ठीक है, ध्यान रखें। 38 में है कि एक मिक्सचर है ए कंटेंस चॉकलेट एंड मिल्क का रेशियो है 5:6। जो दूसरा है बी है, उसमें चॉकलेट एंड मिल्क का रेशियो है 5:4। ये हो गया, बी हो गया। चॉकलेट एंड मिल्क, एक मिनट, चॉकलेट मिल्क, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया। ए में जो रेशियो है, ए है 5:6 का एंड बी में जो रेशियो है 5:4 का है। ए एंड बी को किस रेशियो में लिया गया है, 4:3 के रेशियो में लिया गया है नया मिक्सचर बनाने के लिए। देन परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इज न्यू मिक्सचर इज क्लोजेस्ट। अब इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, 6 5 11 और 5 4 9, मेहनत वाला है लेकिन चलो कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो 11 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे करेंगे 9 यूनिट आ रहा है। हमें 4:3 चाहिए। अच्छा, 3 का वैल्यू अगर 9 है तो 4 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए ना। 3 का वैल्यू 9 है तो 4 का वैल्यू 12 होना चाहिए। तो ठीक, मारो गोली। इसको पहले 9 से और इसको हम 11 से गुना कर लेते हैं, चलेगा, बोले ठीक है, अब दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद इसको 4 से गुना करना है और इसको 3 से गुना करना है, समझ गए। 36 से गुना ऊपर और 33 से गुना नीचे। तो 36 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 216, 36 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और 33 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 132। 133 को 4 से 12 12 13 132, और 33 को 5 से करेंगे तो 165 आ जाएगा। चौक देखते हैं कितना आता है, 6 2 8 2 3 1 4 2 1 3, 348 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 5 8 और 6 14 1 2 1 3, 345 348। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपका 50% से थोड़ा सा कम है। अच्छा, कैलकुलेशन करेंगे, देख लेते हैं। देखिए अगर 50% हम कैलकुलेट करें ना तो 50% आ जाएगा 346.5 और ये है 345। तो और इसका अगर हम 1% निकालें तो 1% कितना आ जाएगा आपका 6.93। तो जाहिर सी बात है 1% तो कम करेंगे नहीं। अगर आप यही 0.5% निकालेंगे तो 0.5% में मतलब 0.2%, हाँ ठीक है, 49.78 आ रहा है, क्योंकि 48.12% में 1% से भी ज़्यादा कम कर दिया गया है। उतना तो कम करना नहीं है ना, क्योंकि आपको 346.5 से 1.5 भी कम करना है। 39 इफिशियंसी ऑफ ए जो है बी प्लस सी के बराबर है। ए एंड बी मिलकर काम जो है 24 दिन में कर देते हैं। सी अकेला उसको 36 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। यहाँ पे है ए प्लस बी, फिर है सी। ए प्लस बी करेंगे 24 दिन में एंड सी जो है अकेला 36 दिन में कर देगा। तो जो टोटल वर्क है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 72। ए प्लस बी का इफिशियंसी है 3 एंड सी का हो गया है 2। सी का कितना हो गया है 2। क्वेश्चन में बोला है कि ए का इफिशियंसी बी प्लस सी के बराबर है। तो अब देख लो, ए इक्वल टू कितना है, बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 2b प्लस सी। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 3, 2b, सी का वैल्यू कितना हो गया 2। तो बी का इफिशियंसी हो गया है 1/2। ए का इफिशियंसी कितना हो गया
2+1/2 2.5, समझ गए। हमें बताना है बी अकेले कितने दिन में काम कर लेगा। अच्छा, तो बी 72 दूनी 144 दिन में काम कर लेगा। बी का ही निकालना था, ए का तो जरूरत है नहीं। तो इसी के साथ इस वीक का लाइव मॉका बेस्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर फायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप एसएससी दबंग को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वो एसएससी वायरस का ही ऑल्टरनेट चैनल। का बहुत बहुत धन्यवाद।